गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लारा क्रॉफ्ट टूम राइडर रीबूट मूवी। टूम राइडर रीबूट मूवी पहले पार्ट से अलग है और इसकी कास्ट भी अलग है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे लारा क्रॉफ्ट एक प्राचीन मम्मी के श्राप से दुनिया को बचाती है। तो शुरू करते हैं। मूवी की ओपनिंग होती है रिचर्ड क्रॉफ्ट की आवाज के साथ, जो लारा के पिता है। वो बताते हैं कि हजारों साल पहले जापान की पहली रानी हिमिको थी। वो एक पावरफुल जादूगरनी थी जो अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साम्राज्य को चलाती थी। अगर उसे किसी ने छुआ भी तो उसकी मौत होती थी। उसकी वजह से कई लोग मारे गए। फिर उसी के लोगों ने उसे बंदी बनाया और घसीटते हुए एक टापू पर लेके गए जो डेविल सी के बीचों बीच था। वहां पर उसे उन पहाड़ों के नीचे दफनाया गया। अब हिमी को इंतजार कर रही है कि कोई आएगा और उसे जगा देगा। रिचर्ड क्रॉफ्ट बताते हैं कि मुझे हिमिको की टूम का नक्शा मिल गया है और मुझे कुछ भी करके वहां सबसे पहले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये नक्शा कुछ बुरे लोगों के हाथ लग जाएगा और अनहोनी हो जाएगी। अगर हिमिको आज़ाद हुई तो दुनिया पर कहर बरसेगा, इसलिए मुझे वहां जाना होगा और हिमिको की कब्र की सभी निशानियां मिटानी होंगी ताकि उसे कोई ढूंढ नहीं सके। अगर मुझे इसके लिए मेरी बेटी लारा से दूर भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लारा, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और एक लड़की के साथ रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही है। वहीं पर उस फैसिलिटी का एक आदमी लारा से कहता है कि तुम्हारी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। तब लारा उसे कहती है कि मैं जल्दी आपकी पेमेंट कर दूंगी। देखा जाए तो लारा काफी रेस थी, पर वो अपने पिता से नाराज थी क्योंकि वो उसे छोड़ के चले गए और फिर वापस नहीं आए। इसलिए वो अपना खर्चा खुद उठाती थी। लारा कुरियर का काम करती थी और जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। लारा के पिता ने लारा की जिम्मेदारी एना को सौंपी थी, जो कि रिचर्ड क्रॉफ्ट की कंपनी की मैनेजर थी। एना लारा को बताती है कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पापा का बिजनेस है, उसे चलाओ। लेकिन लारा उसे मना करती है। तब एना उसे बताती है कि तुम्हारे पिता को गए हुए 7 साल हो चुके हैं। तुमने उनका इंतजार जितना करना था कर लिया, अब जिंदगी में आगे बढ़ो। वो लारा को प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन लारा उसे मना कर देती है। तब एना उसे बताती है कि अगर तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हुई तो बिक जाएगी, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा घर भी। अगर तुमने वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली तो तुम जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर सकती हो, अपने पिताजी की तरह। लारा फाइनली एना का कहना मान लेती है और प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करने के लिए रेडी होती है। लेकिन तभी क्रॉफ्ट का लॉयर लारा को एक जापानीज पजल देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पिताजी के विल के अनुसार तुम्हारा है। लारा काफी स्मार्ट थी तो वो उस पजल को तुरंत ही सॉल्व कर लेती है और तभी उस पजल के अंदर से एक बॉक्स बाहर आता है। लारा को उसमें एक फोटो मिलता है जो उसका और उसके पिता का था। उसी के अंदर लारा को एक चाबी और एक नोट मिलती है। उस नोट पर लिखा था द फर्स्ट लेटर फ्रॉम माई फाइनल डेस्टिनेशन। तब लॉयर कहता है कि उन्होंने तो कोई लेटर लिखा ही नहीं था। तभी लारा वहां से जल्दी जल्दी में बिना प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए चली जाती है। लारा अपने मैनर जाती है जो वीरान पड़ा था। वहां पर अब उसके पिता के नाम से एक ग्रेव बनी हुई थी। तब लारा उस नोट पर जैसे लिखा था कि द फर्स्ट लेटर ऑफ माई फाइनल डेस्टिनेशन, उससे अंदाज़ा लगा के अपने पिता के नाम का यानी रिचर्ड का पहला लेटर आर प्रेस करती है। उसे आर के नीचे से एक की होल मिलता है। अब लारा को जो चाबी उस पजल बॉक्स से मिली थी वो उसमें डाल देती है और तभी वहां पर एक सीक्रेट रूम ओपन होता है। वहां पर काफी सारी एंशियंट चीजें रखी हुई थी। लारा वहां का ड्रॉअर चेक करती है जिसमें उसे अपने पिता की कई सारी नकली पासपोर्ट्स मिलते हैं और वो समझ नहीं पाती कि उसके पिता आखिर काम क्या कर रहे थे। और वहीं पर लारा को अपने पिता की वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें वो लारा को बताते हैं कि जब तुम्हारी माँ की मौत हुई मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। मैं उसके बिना अधूरा फील कर रहा था। तब मैंने अपना रिसर्च चालू किया, जो भी सुपरनेचुरल पावर्स थी उनकी खोज करता रहा ताकि मैं तुम्हारी माँ से फिर से मिल सकूं। और तभी मुझे हिमिको के बारे में पता चला। लारा के पिताजी लारा को अपने हिमिको प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं देते, लेकिन वो लारा को हिमिको प्रोजेक्ट का सभी रिसर्च जो उन्होंने किया था उसे जलाने के लिए बोलते हैं।
वो कहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट बुरे लोगों के हाथ लग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अभी के अभी सब रिसर्च जला दो। लारा हिमिको के रिसर्च बॉक्स को ओपन करती है। उसमें उसे एक टेप मिलता है जो उसके पिता ने रिकॉर्ड किया था। रिचर्ड क्रॉफ्ट ने उसमें हिमिको के बारे में सब कुछ बताया था कि कैसे उसे टच करते ही लोगों की जान जाती थी। वो बताते हैं कि हिमिको को उसी के लोगों ने एक आइलैंड यामाटाई पर जिंदा ही दफना दिया और इतिहास से उस जापान की रानी का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन मुझे वो यामाटाई आइलैंड मिल गया है और एक कैप्टन भी जो मुझे उस आइलैंड पर लेके जाएगा, और मुझे हिमिको के सारे ट्रेस मिटाने होंगे ताकि कुछ गलत लोग हिमिको के पावर्स का मिसयूज ना कर सके। तब लारा उसके पिता ने जो एमुलेट उसे दिया था उसे बेच देती है, क्योंकि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, और वो हांगकांग चली जाती है। वो वहाँ पर ल्यूरेन नाम के आदमी को ढूंढ रही थी, क्योंकि ल्यूरेन ने ही रिचर्ड क्रॉफ्ट को उस आइलैंड ले जाने की डील की थी। अब लारा को कुछ लड़के मिलते हैं और उसकी मदद करने के बहाने से वो उसका बैग छीनकर भागते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। लारा उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है और उनसे अपनी बैग वापस ले लेती है। लारा अब एक बोट पर चली जाती है और वहां पर उसके ओनर से बात करती है। वो लड़का कहता है कि तुम मेरी बोट पर क्या कर रही हो। तब लारा उसे बताती है कि वो ल्यूरेन को ढूंढ रही थी। तब वो लड़का कहता है कि ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने तो मुझे ढूंढ लिया, अब यहाँ से दफा हो जाओ। लारा उसे बताती है कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ यामाटाई आइलैंड जाने के लिए डील की थी। तब वो लड़का कहता है नहीं नहीं, उन्होंने मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे पिता के साथ डील की होंगी, और मेरे पिता पिछले 7 सालों से गायब है। वो बोट लेकर तो गए लेकिन वापस नहीं आए। अब लारा उसे यामाटाई का मैप दिखाती है और कहती है कि यहाँ जाने के बाद ही हमें पता चल सकता है कि हमारे पिताजी के साथ हुआ क्या है। लेकिन ल्यूरेन कहता है कि वो टापू डेविल सी के बीचों बीच है, वहां जाना खतरनाक है। तब लारा उसे कुछ पैसे देके यामाटाई चलने के लिए मना लेती है। सफर के दौरान लारा उसके पिता ने जो पजल्स बनाए थे उन्हें सॉल्व कर रही थी। साथ ही वो अपने पिता की रिकॉर्डिंग सुन रही थी जिसमें उन्होंने ट्रिनिटी संगठना के बारे में बताया था। इस संगठना के लोग प्राचीन शक्तियों को अपने काबू में लाके उनसे गलत काम करवा लेते थे। लारा का सफर अच्छे से कट रहा था, समंदर भी शांत था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और लारा की बोट उसमें डूबने लगती है, और ये लोग समझ जाते हैं कि वो यामाटाई के बहुत करीब आ चुके हैं। लूरेन कहता है कि हमें पानी में कूदना होगा। तब लारा अपने पिता की रिसर्च को बैग में भर लेती है और उस जहाज से समंदर में कूद जाती है। लारा तैरते तैरते किनारे पर आ जाती है, लेकिन लूरेन का उसको कुछ भी पता नहीं था, और तभी कुछ लोग लारा के सिर पर वार करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब लारा को होश आता है तो उसके सामने था मैथियस, जो हिमिको की कब्र को 7 सालों से ढूंढ रहा था। मैथियस ने लारा के बैग से वो सारे पेपर्स निकाल लिए थे जो उसको हिमिको के पास लेके जाएंगे। वो लारा से कहता है कि मैं 7 सालों से अपने घर नहीं गया हूँ। तुम्हारे पिता रिचर्ड ने हिमिको की कब्र का लोकेशन ढूंढ लिया था, लेकिन उसने हमें बताया नहीं। अब लारा उसे अपने पिता के बारे में पूछती है। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता रिचर्ड क्रॉफ्ट को मार डाला। ये सुन के लारा को बहुत दुख होता है। अब लारा उस टेंट से बाहर आती है और देखती है कि मैथियस के लोगों ने कई सारे जापानीज लोगों को बंदी बनाया है और उनसे पहाड़ों को खोदने का काम करा रहा है ताकि उन्हें हिमिको की कब्र मिल सके। मैथियस लारा से कहता है कि तुमने यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई और मुझे मेरी लोकेशन मिल जाएगी। मैथियस के पास लारा के पिता की डायरी थी और अब वो उन पहाड़ों के पास आ चुका था जिसके नीचे हिमिको दफन है। लारा को वहीं पर ल्यूरेन भी दिखता है जो मैथियस का अब कैदी बन चुका था। लारा उससे माफी मांगती है कि वो उसे अपने साथ उस टापू पर लेके आई। ल्यूरेन कहता है कि मैथियस ने मेरे पिता को मार डाला है। तब लारा उसे बताती है कि हाँ, मेरे भी पिता का खून उसी ने किया है। अब ल्यूरेन वहां से भागने का प्लान बनाता है। वो मैथियस के एक आदमी पर वार करता है और लारा को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है। लारा वहां से भागने लगती है और मैथियस के गुंडे लारा का पीछा करते हैं, लेकिन लारा जैसे तैसे वहां से भाग के एक वाटरफॉल में गिर जाती है। ल्यूरेन भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैथियस उसे पकड़ लेता है
और दूसरी तरफ लारा वाटरफॉल में बहती जा रही थी। वो उस वाटरफॉल की क्लिफ पर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक प्लेन के मलबे को लारा पकड़ लेती है। वो प्लेन पानी में रह रह के पूरा सड़ चुका था, इसलिए वो प्लेन लारा के वेट को उठा नहीं सकता था। प्लेन का विंग लारा की वेट की वजह से टूटना शुरू होता है। तब लारा वहां से भागते हुए जंप लगाती है और उस प्लेन के अंदर चली जाती है। उसमें जाने के बाद वो अपने हाथों की रस्सी काट लेती है। लारा थोड़ी चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे प्लेन के क्रैक करने की आवाज़ आती है और वो समझ जाती है कि अब ये भी टूटने वाला है। तब लारा उस प्लेन से पैराशूट निकालती है और जैसे ही वो प्लेन क्रैश होता है, लारा उस पैराशूट का यूज़ करती है। बट वो पैराशूट काफ़ी फटा हुआ था, इसलिए लारा जंगल में जैसे तैसे क्रैश लैंडिंग कर लेती है, जिसमें वो बहुत जख्मी हो जाती है। अब रात के समय मैथियस का एक आदमी लारा